हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा आज का वीडियो है भारत ने हैरान किया। जो बात भारत समझने की कोशिश कर रहा वो अमेरिका को अब समझ आई। इंटरेस्टिंग। इसरो पीएम मोदी। चलते हैं, शुरू करते हैं। भारत को लेकर अमेरिका ने कौन सा यू टर्न मार लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ब्रिक्स समिट को मिस किया था उसका भारत को क्या नतीजा मिल रहा है। कतर और इजराइल मामले में भारत की सरकार ने क्या बोला है, किसका साथ दिया है और भारत के लिए कौन सी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। जैसा कि हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स का ऑनलाइन वर्चुअल समिट स्किप किया था, जबकि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने देखिए, मोदी जी ने अगर ब्रिक्स का वर्चुअल समिट स्किप किया था, वर्चुअल सेशन स्किप किया था, तो ये क्लियर नहीं है वॉज इट बिकॉज ऑफ यूएसए, वी डू नॉट नो। या इसलिए किया था क्योंकि उनको कोई और मैसेज भेजना था, या उनको लगता था कि वो एजेंडा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए, उनके बदले कोई और के हैंडल कर सकता है। तो ये रीज़न देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या रीज़न था। अनलेस गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आए, विल नेवर नो एग्जैक्टली कि क्यों मोदी जी नहीं गए और क्यों कोई और इंसान गया। मे बी जयशंकर जी गए। ब्राजील के साथ मिलकर ये समिट अटेंड किया था। ब्रिक्स की इस मीटिंग को स्किप करने और दूरी बनाने के बाद अब अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। ये लिंक करना कि क्योंकि ब्रिक्स में आप मोदी जी नहीं गए हैं उसकी वजह से यूएसए क्लोज आ रहा है या अच्छी बात कर रहा है, दैट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। नॉर्मली ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। जहाँ तक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी उसमें कुछ ना कुछ टॉक्स अभी भी चल रही हैं और उन टॉक्स का धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इंडिया ने एक लॉबिंग का बंदा लिया हुआ है जिसको बहुत सारा पैसा दिया है। लॉबिंग का, वो लॉबिंग वाला बंदा जो है उसका नाम मैं भूल गया। वो बंदा जो है वो उसने मिस्टर ट्रंप से बातचीत की है। मिस्टर ट्रंप से बातचीत करने के बाद आपको ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मतलब पहले लॉबिंग के लिए वही काम जो पाकिस्तान करता था अब इंडिया फाइनली कर रहा है। पैसा दे रहे हैं एक लॉबिंग फर्म को। लॉबिंग फर्म कौन है? वो बंदे जिनका एक्सेस है प्रेसिडेंट के साथ, जो प्रेसिडेंट के साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उनको इंडिया की साइड समझा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि नेगोशिएशन में इंडिया जो कर रहा है क्यों कर रहा है और इवेंचुअली इंडिया जो वो यूएस चाहता है या कोई भी चाहता है वो कैसे करेगा। तो सारी बातचीत जो है अब हो रही है थ्रू अ लॉबिंग पर्सन। उसकी वजह से जहाँ तक मुझे लग रहा है रिजल्ट्स अब चेंज हो रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे कई मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में बात पढ़ी थी। दरअसल आज सुबह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये अनाउंस करते हुए काफी खुशी हो रही है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने दोनों देशों के बीच के ट्रेड बैरियर्स को सॉल्व करने के लिए आपसी नेगोशिएशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी जी से आने वाले हफ्तों में बात करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सक्सेसफुल कंक्लूजन तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी बहुत ही जल्द ये ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात बन जाएगी और भारत और अमेरिका की ट्रेड नेगोशिएशंस वापस से स्टार्ट हो गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर इतना पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लाई तो बनता ही था। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद मोदी जी की भी एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें मोदी जी ने कहा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर्स हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देशों की ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया यूएस पार्टनरशिप की लिमिट। देखिए, जब ये कह रहे हैं कि इंडिया और यूएस नेचुरल पार्टनर्स हैं, दैट इज़ करेक्ट। और उसी वक्त और लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना नेचुरल एनिमीज़ हैं इन अ वे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वॉर हो चुकी है, चाइना इंडिया की लैंड ले चुका है और चाइना जो है अगर बहुत आगे बढ़ गया तो नेबर को सबसे पहले थ्रेट पड़ती है अपनी सेफ्टी की। तो बेसिकली दे आर नेचुरल एनिमीज़ इन अ वे, मगर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, मगर इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, एक वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और उस हिसाब से बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी कि लोगों के पास राइट्स हैं, दे आर फ्रेंड्स। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग।
लेस पोटेंशियल को अनलॉक करने का रास्ता खोलेंगी। हमारी टीम्स इन डिस्कशंस को जल्दी से कंक्लूड करके खत्म करने के लिए काम कर रही है। मैं भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। हम दोनों मिलकर अपने लोगों के लिए एक और ब्राइट, उज्जवल और प्रॉस्पेरस। और ये सारी चीज़ें हुई हैं मोस्ट लाइकली ड्यू टू द लॉबिंग पर्सन जिसे पता नहीं को बिलियन, कहीं मैंने पढ़ा था 1.8 बिलियन डॉलर्स या समथिंग कुछ दिया हुआ है जस्ट टू मेक ऑल दीज थिंग्स हैपन। यानी कि समृद्ध फ्यूचर सिक्योर करने में सफल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट से रिपोस्ट भी किया है। दोनों लीडर्स की स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच एक फोन कॉल कन्वर्सेशन भी हो सकती है। और यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट की जो ट्रेड टीम ने भारत की विजिट कैंसिल कर दी थी, वो भी वापस से भारत आ सकते हैं। अब देखना ही होगा कि ट्रेड एग्रीमेंट कितनी जल्दी साइन होता है, क्योंकि उसी ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर क्वाड समिट का भी फ्यूचर डिपेंड करता है। कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रहे थे कि ऑनलाइन ब्रिक्स वर्चुअल समिट को स्किप करके प्रधानमंत्री मोदी ने गलत किया और मोदी जी डर गए हैं। नहीं, ये ब्रिक्स का छोटी मोटी बात है, इट इज़ नथिंग टू डू विद द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। ये छोटी सी बात है कि आपने ब्रिक्स का वर्चुअल में आप गए नहीं, वर्चुअल में गए नहीं, किसी और भेजे, दैट इज़ नो बिग डील। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर लीडर्स को बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट अगेन ये प्रूव करती है कि भारत के आम लोगों के हितों के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने कदम पीछे लेने पड़े तो भारत की सरकार वो भी करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की टॉप 10 सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज को लेकर। इस लिस्ट में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की कंपनीज हैं। देखिए, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम तो उसमें भी आया था कि जो डिस्काउंटेड ऑयल लिया रशिया से, काफ़ी उसका मे बी क्लोज टू 40% उनके पास जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ले रही हैं रशियन ऑयल डिस्काउंट में, उसको रिफ़ाइन कर रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिस्टिलेशन से जो क्रिएट होते हैं उनको बेच रही हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वहाँ बहुत फ़ायदा हुआ है। दैट इज़ प्रॉब्ली रीज़न दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड। और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, दिस वेरी नाइस टू सी। ICICI बैंक, ओके ग्रेट। सो these are all very big companies. टॉप 3 है रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक। वीडियो को पॉज करके आप सभी भारत की टॉप 10 कमाने वाली कंपनीज के रैंकिंग्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईफोन 17 लॉन्च को लेकर। दरअसल आईफोन 17 सीरीज भारत और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में लॉन्च हो गई है। और कीमतें जानकर आपको एहसास होगा कि GST कट के बाद भी भारत के लोगों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमने आईफोन 17 प्रो 256GB वेरिएंट की कॉस्ट का कंपैरिजन किया है। भारत में आईफोन 17 प्रो 256GB की कॉस्ट है 1,34,900 रुपीज, जबकि सेम वेरिएंट अमेरिका में 96,900 रुपीज का मिल रहा है, यानी कि भारत से 38,000 सस्ता। जबकि आईफोन 17 प्रो भारत में मैन्युफैक्चर करके यहाँ से अमेरिका शिप किया जा रहा है। बाकी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करें तो एक तरफ भारत में आईफोन 17 प्रो 256GB की कॉस्ट 1,34,900 रुपीज है, वहीं पर हांगकांग में इसकी कॉस्ट है 1,06,400 रुपीज, जापान में इसकी कॉस्ट है 1,07,600 रुपीज एंड उसके साथ ही यूएई में 1,12,800 रुपीज और वियतनाम में 1,17,000, जबकि सिंगापुर में 1,20,200 रुपीज। कहने का मतलब है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का इंडियंस को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। पहले जब आईफोन्स भारत में इंपोर्ट हुआ करते थे तब ये बड़ी अमेजिंग बात है, मतलब अमेजिंग मतलब दुख की बात है। और ये पता करना पड़ेगा ये चक्कर क्या है कि ये जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पर ही महंगा क्यों है, आई डोंट नो, उसके पीछे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यही प्राइसिंग थी और अब जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लस GST कट आ गया है तब भी सेम प्राइसेस ही भारत को पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल से। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल की सिचुएशन के कारण नेपाल आने जाने वाली सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। नेपाल के ऊपर एयर स्पेस पूरी तरह से खाली कर दी गई है। इसके साथ ही भारत की एयरलाइन कंपनीज ने भी अनाउंस किया है कि चीजें नॉर्मलाइज होने तक नेपाल आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। नेपाल में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, इंडियन एम्बेसी ने भी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, एग्जैक्टली। भारत के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके इंडियंस के लिए हेल्प को एक्सटेंड किया है और जो नेपाल जाने को प्लानिंग कर रहे हैं उनको एडवाइस दी गई है कि वो सिचुएशन स्टेबलाइज होने तक नेपाल ना जाएं। इसके साथ ही भारत ने नेपाल बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो चीफ ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसरो के साइंटिस्ट की टीम ने भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर काफी। देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि जितने भी आपके पास प्रूफ आए हैं सारे सैटेलाइट के थ्रू आए हैं। जितने भी पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि डिस्ट्रक्शन जो है पाकिस्तान में किसने दिया, इसरो ने दिया, हमारे सैटेलाइट्स ने दिया, तो यस दैट इज ऑब्वियस। क्लोजली काम किया था एंड उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन इसरो का भी था। इसरो चीफ वी नारायणन सर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसरो के 400 साइंटिस्ट की टीम ऑपरेशन सिंदूर के समय दिन रात राउंड द क्लॉक अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का डेटा प्रोसेस करके नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही थी और हमारी सभी सैटेलाइट्स स्पेस में परफेक्टली परफॉर्म कर रही थी। और ये दिखाता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर स्पेस सेक्टर का कितना क्रूशियल रोल होता है। सारा कम्युनिकेशन का रोल सैटेलाइट का है, और कहाँ से कम्युनिकेशन होगा, ऑल सैटेलाइट, और कहाँ से जाओगे? सब लोग तो ब्लॉक कर देते हैं, सारा सैटेलाइट का ही सिग्नल आता है मोस्टली। इसरो चीफ वी नारायणन सर ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 52वें कन्वेंशन में ये जानकारी दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल और भारत से संबंधित।
रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक नेपाली नेशनल को अरेस्ट किया है। इसकी उम्र 43 साल बताई जा रही है और इसका नाम प्रभात कुमार चौरसिया बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नेपाली व्यक्ति इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के सिम कार्ड परचेज करता था और उन सिम कार्ड्स को आगे एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए सप्लाई करता था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने इस नेपाली व्यक्ति को कांटेक्ट करके अमेरिका का वीजा और अमेरिका में जर्नलिज्म की जॉब दिलाने का लालच दिया था, जिसके चलते ये भारत की सिम कार्ड कलेक्ट करके एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सप्लाई करता था। अब दिल्ली पुलिस इसके अच्छे से खातेदारी कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म्स को डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा था और ये थ्योरीज फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका के टैरिफ्स के बाद ही भारत सरकार जीएसटी रिफॉर्म्स लाने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो गई। लेकिन देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये सभी थ्योरीज के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म तो बहुत अच्छी बात है, वो तो एनीवे आपको करना चाहिए था। अगर आप टू मच टैक्स ले रहे हैं तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा टैक्स को, जिससे लोगों के पास थोड़ा पैसा वापस आए। मगर ये भी है गवर्नमेंट के पास ही फिर कम जाता है पैसा, बट स्टिल देयर शुड ऑलवेज बी अ गुड बैलेंस। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म सरकार लाने जा रही है ये अमेरिका के टैरिफ हाइक का रिएक्शन नहीं है। ये जीएसटी रिफॉर्म्स पिछले 18 महीनों से प्लान किए जा रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। जीएसटी तो रिफॉर्म हो रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे यूएस में बहुत ही सिंपल फार्मूला है, नॉर्मली स्टेट्स में 8% टैक्स, सेल्स टैक्स लगता है, दैट्स एंड ऑफ इट। वी ऑब्वियसली हर आइटम्स में नहीं लगता, बट जितने भी लगता है जिस पे भी लगता है 8% के करीब लगता है, और में नहीं लगता। तो सिमिलरली यहाँ पे स्लैब्स को रिड्यूस कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, सिंपल चीज़ें जो है उनमें टैक्सेस नहीं ले रहे। इससे लोगों का भला होगा, प्लस श्योर गवर्नमेंट को थोड़ा कम पैसा जाएगा, बट दे फील कि जो पैसा लोगों के हाथ में गया है वो और खर्चा करेंगे और इकॉनमी उससे और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। भारत की सरकार बैकएंड के ऊपर पिछले 18 महीनों से जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही थी। यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप अभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते भी नहीं थे और जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट थे, उसी समय से भारत की सरकार ये जीएसटी रिफॉर्म्स लाने की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि ये रिफॉर्म्स क्राइसिस ड्रिवन अप्रोच के साथ नहीं लाए जा रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि देश के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है तो हड़बड़ी में अचानक से जीएसटी रिफॉर्म्स को लाया जा रहा है। क्राइसिस कैसे आ सकती है? वे तो आप टैक्स कट कर रहे हो, गवर्नमेंट कम टैक्स कलेक्ट करेगी, कम पैसा होगा फॉर मैनी थिंग्स। सो ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्राइसिस नहीं आई है तभी तो कर रहा है। अगर क्राइसिस होती तो टैक्सेस तो और लेते वो। ये सिंपली समझिए कि जब राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा गरीब होते थे, क्या करते थे? टैक्सेस बढ़ाते थे। तो अगर कोई टैक्स बढ़ा रहा है तो आप कह सकते हैं क्राइसिस है। अगले बंदे के पास उस राज्य को चलाने के लिए पैसा नहीं है तो टैक्सेस इंक्रीज़ किए। मगर जब टैक्सेस डिक्रीज़ हो रहे हैं वहाँ आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी इज़ वेरी गुड, तभी तो आप डिक्रीज़ कर पा रहे हैं टैक्स को। बल्कि कंसेंसस बिल्डिंग और सस्टेन प्रिपरेशन के जरिए काफी सोच समझ कर लाए गए रिफॉर्म्स हैं, जिनको बनाने में सरकार को 18 महीने का समय लगा है। ये कहना है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। वैसे आप निर्मला मैम को देश की इकोनॉमी संभालने के लिए क्या अप्रूवल रेटिंग देंगे? आप इनको फेल कहेंगे या फिर पास? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सियाचिन ग्लेशियर से। बहुत ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर्स में 20,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर तैनात देश के 3 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो कैसे गए हैं। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एक अवलांच अचानक से आ गया था और ये तीनों बर्फ के अंदर दब गए थे, जिससे ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसमें भैया कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बट अवलांच हम लेते थे पहाड़ी इलाके में, 20 साल रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, तो हमें पता है कि एवलांच वगैरह कैसे आते हैं और वो इतने ह्यूज होते हैं कि उसमें बचना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। बहुत ही ख़तरनाक बात होती है। मगर थोड़ा फोरकास्ट कर भी सकते हैं, मगर नॉर्मली हैवी स्नोफॉल जब हो जाए तो इट्स पॉसिबल कि एवलांचेस में कम। हम सब की तरफ से तीनों को श्रद्धांजलि। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 3 में से 2 अग्निवीर थे। सोल्जर्स के नाम अभी तक पब्लिक नहीं किए गए। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तीनों की बॉडीज को रिकवर कर दिया गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कतर और इजराइल को लेकर। जैसा कि आपको न्यूज मिल गई होगी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कतर में मौजूद हमास के लीडर्स और नेगोशिएशन की टीम के ऊपर स्ट्राइक्स की थी। हमास ने तो खैर ये कहा है कि उनके लीडर्स पूरी तरह से सेफ हैं और उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि अभी उनकी टीम का कोई भी मेंबर 72 उरों के पास नहीं पहुंचा है। अब इस इंसिडेंट को लेकर भारत ने भी अपनी तरफ से एक रिएक्शन दे दिया है। इजराइल के टैक्स के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने दोहा के ऊपर इजराइल के टैक्स की रिपोर्ट दी थी। इस डेवलपमेंट को लेकर डीपली कंसर्न और इसका रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा उसकी भी हमें बहुत ही फिक्र है। हम स्ट्रांगली अपील करते हैं कि सभी लोग सावधानी बरतें और डिप्लोमेसी दिखाएं ताकि इस रीजन की पीस और सिक्योरिटी खतरे में बिल्कुल ना आए। ये कहना है भारत का, यानी पूरी तरह से न्यूट्रल स्टेटमेंट जो यूजुअली भारत की लैंग्वेज होती है वही फॉलो की जा रही है। अब ये तो था भारत का रिस्पॉन्स। इजराइल ने जो कतर के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं उसको लेकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज सुबह यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने मेरे को ये इन्फॉर्म किया कि इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया है, जो अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण दोहा कतर की कैपिटल के एक एरिया में किया गया है।
ये डिसीजन पूरी तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का था। मेरा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। एक सॉवरेन नेशन कतर जो अमेरिका का काफी क्लोज एलाई है और जो हमारे साथ मिलकर पीस एग्रीमेंट कराने के लिए मेहनत कर रहा था और काफी रिस्क ले रहा है, उसके अंदर ये एक तरफा फैसला करते हुए यूनिलेटरल बॉम्बिंग करना ना ही इजराइल के हितों को आगे बढ़ाता है और ना ही अमेरिका के। लेकिन हमास को खत्म करना, जो गाजा के लोगों की दुखदाई जिंदगी से फायदा उठाती रही है, ये बिल्कुल एक सही गोल है। यानी कि हमास कहीं भी है उसके ऊपर हमला करना ठीक है। इसके आगे डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि मैंने तुरंत स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ को कतर को अटैक करने के बारे में इन्फॉर्म करने को बोला था। उन्होंने कतर को इन्फॉर्म किया भी था, पर अनफॉर्चुनेटली ये काफी लेट हो गया और इजराइल का अटैक रुक नहीं सका। यानी अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पाया। हमने काफी कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने आगे कहा कि मुझे कतर की लोकेशन के ऊपर अटैक होने का बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि कतर अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग एलाई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारे होस्टेजेस और बॉडीज को रिलीज किया जाए और ये वॉर अभी से वक्त खत्म हो जाए। मैंने अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बात की और नेतन्याहू ने मुझे कहा है कि वो शांति चाहते हैं। मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना शांति के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैंने कतर के अमीर और प्राइम मिनिस्टर से बात की है, यूएस के साथ सपोर्ट और दोस्ती के लिए थैंक्स बोला है। मैंने उनको अश्योर किया है कि कतर की धरती के ऊपर ऐसा कोई अटैक यानी कि इजराइल दोबारा से इस तरह का स्ट्राइक्स नहीं करेगा, यानी कि कतर के ऊपर हमला दोबारा नहीं होगा। और मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को भी डायरेक्ट किया है कि कतर के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को जल्दी से फाइनलाइज किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट के बाद कतर ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें कतर ने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल के हमले से पहले उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड ओपनएआई कंपनी को लेकर, जिसका चैट जीपीटी भारत में सबसे पॉपुलर है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ओपनएआई कंपनी भारत में अपना पहला डेटा सेंटर खोलने जा रही है और इसके लिए कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को चुना है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में अपने पहले डेटा सेंटर के लिए ओपनएआई कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ टॉक स्टार्ट कर दिया है और ये डेटा सेंटर मुझे पता नहीं कि इसमें बीच में पता नहीं इनके वीडियो में नॉइज़ कहाँ से आ रही है। क्रिटिकल पॉइंट्स में समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। सेटअप करने के बाद न सिर्फ भारत बल्कि एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन और कई सारी कंट्रीज का चैट जीपीटी डेटा भारत में स्टोर किया जाएगा। बहुत ही प्यारा वीडियो था, उसमें बहुत सारी न्यूज़ कवर की थी और चैट जीपीटी का मुझे भी देख के खुशी हो रही है कि चैट जीपीटी इतना पॉपुलर है इंडिया में। और जहाँ तक मैंने कहीं डिटेल्स पढ़े थे वहाँ ये था कि इंडिया के लोग चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एआई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दैन यूएस के पीपल, विच इज़ अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स की क्यों। और रीज़न ये है कि इंडिया में यूथ काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप यूएस में देखें तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ओल्डर ज़्यादा हैं, younger people are very less compared to older people, मगर इंडिया में younger people are more than older people। उसकी वजह से lot of people using chat GPT to in their daily lives which is a great number है। उसकी वजह से बहुत competition हो रहा है और chat GPT मेरे ख्याल से different plans ला रहे हैं इंडियंस के लिए जो थोड़े चीपर होंगे। यहाँ पे थोड़े ऑब्वियसली pretty costly और होपफुली लोग जो है मल्टीपल क्या कह सकते हैं एआई एलएलएम मॉडल से अपना काम गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि फ्री हर एक ने मोड कई दे रखे हैं। मगर ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली सभी मॉडल जो हैं एक तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर आपने भी कंपेयर किए होंगे तो कंपेयर करके बताइए कि कौन सा आपको बेस्ट लगा एआई। जब मैं एआई यूज़ करता हूं तो मैंने भी देखा है कि मुझे तो ये लगता है कि चैट जीपीटी थोड़ा बेटर है और लोग कैचअप में लगे हुए हैं, मतलब धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं चैट जीपीटी को। मगर जो क्वेश्चंस एक्यूरेटली चैट जीपीटी से ज़्यादा देता है कंपेयर टू अदर्स, बट आई कुड बी रॉन्ग। आप बताइए अगर आपको कोई और एआई नज़र आता है जो चैट जीपीटी से बेटर काम करता है। इनफैक्ट लोगों ने परप्लेक्सिटी का नाम भी दिया था, पर परप्लेक्सिटी के अपने एलएलएम्स जो हैं, अपने मॉडल्स इतने तेज़ नहीं हैं अभी तक, और वो भी यूज़ करते हैं बिहाइंड द सीन्स चैट जीपीटी को। तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और की इसमें यह था इस न्यूज़ में कि जो भी यूएस और इंडिया में रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, वो यहाँ पे तो वही लग रहा है कि वो जो एक लॉबिंग फर्म हायर की थी वो थोड़ा कमाल कर रही है, क्योंकि वो बंदा जो है उसका नाम भूल गया मैं, वो मिस्टर ट्रम्प से अभी रिसेंटली दोबारा मिला है। काफ़ी देर तक बात की है मिस्टर ट्रम्प से, उसके बाद जो है चीज़ें सुधरना शुरू हो गई हैं। तो आप बताइए, आपके कमेंट्स हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।